अच्छा बेटा, ये ना हमारे सिलेबस का एक आसान तरीन चैप्टर्स में से एक ये चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा कोई अहम नहीं है, लेकिन जब सवाल आता है तो बाज़ औक़ात बड़ा हैवी ड्यूटी सवाल आ जाता है। जैसे सवाल नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है 17 का आ गया था, 19 का आ गया है, और कभी सेक्शन ए में 5 का भी आया हुआ है, यहाँ पे मॉडल पेपर में भी सेक्शन ए में आया हुआ है। तो गैर अहम चैप्टर है, लेकिन जब आता है हैवी ड्यूटी आ जाता है। इसका मतलब तैयार हमें तगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम इसको हल्का ले जाएं और हमारी टाइम में 18-20 नंबर का सवाल आ जाए और हम इसमें परफॉर्म ना कर पाएं। क्योंकि सवाल जब भी बड़ा आएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ चैलेंज तो डाल ही देगा ना, कि हमने लंबे सवाल में कुछ ना कुछ तो डाल ही देता है। तो हमें तैयारी इसकी अच्छी करनी है। बेशक पास्ट पेपर ट्रेंड में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही, लेकिन ये जो बात है ना कि भाई जब भी सवाल आएगा हैवी ड्यूटी आएगा, इससे हमें डर के रहना। इसका अगर यहाँ पे सारे ही 5-5 नंबर 6 नंबर के सवाल होते हैं ना, मैं कहता भाई 2-4 सवाल 5 सवाल जो क्लास में करा दिए काफ़ी, बस इतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा ना पढ़ना, जितनी प्रैक्टिस करा दी काफ़ी है। लेकिन इनको देख के मैं कह रहा हूँ भाई कि जो मैं क्लास में कराऊंगा इसके अलावा भी 2-4-5 सवाल अनसीन कर लेना, जितनी प्रैक्टिस कर लो अच्छी बात है, क्योंकि सवाल इसमें बाद का एग्जामिनर दे देते हैं। बहरहाल स्टिल इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ लंबे सवाल आ रहे हैं, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स होते ही नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने सीखना क्या है, ये दोनों टर्म से हम फेमिलियर हैं। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की टर्म से तारुफ लिया था किस चैप्टर में? चैप्टर 3 में, ओवरहेड में। पढ़ा था कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट से मुराद है ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट में शामिल की जाए, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मुराद है कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा फिक्स्ड ओवरहेड भी एब्जॉर्ब कर लिए जाएं कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में। तो इनकी डेफिनेशन, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या है, ये दोनों कॉस्ट पर यूनिट मेजर करने के तरीके हैं। ये हम पहले सीख के हैं। अब इस चैप्टर में हमने सीखना क्या है? इस चैप्टर में हमने सीखना है कि अगर कोई कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करती है तो वो कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह प्रेजेंट करे, पीएनएल बनाना सीखना हमने सिर्फ। और अगर कोई कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करती है तो वो अपना पीएनएल कैसे प्रेजेंट करे। तो पीएनएल बनाना हमने यहां पे सीखने हैं, और पीएनएल पे काफी ज्यादा काम अकाउंटिंग में आप ऑलरेडी सीख चुके होते हो। यहां पे थोड़ा बहुत आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो सीखा होता है। अजीज साहब बेटा, आप किस लिए आए हैं? टेस्ट। नेक्स्ट वीक हमारा टेस्ट आ रहा है, और नेक्स्ट वीक टेस्ट के लिए हमने अभी एक चैप्टर खत्म किया। कौन सा? लेबर कॉस्टिंग का। हमने लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर खत्म किया। इससे पहले हमने एबीसी भी पढ़ा है, हमारा एबीसी का टेस्ट भी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में कमिंग वीक में 2 चैप्टर, एबीसी एंड लेबर कॉस्टिंग, दोनों छोटे छोटे से चैप्टर हैं बेटा। ओवरहेड का टेस्ट हमारा हुआ है, ओवरहेड का हुआ है। एबीसी तो बेटा एक बिल्कुल ही छोटा चैप्टर है, और लेबर भी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। हमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस लेबर की कर ली है। तो जितना क्लास वर्क है अगर आपने उतना भी रिवाइज कर लो तो आप टेस्ट में बड़े अच्छा बैठोगे, बड़ा अच्छा टेस्ट आपका होगा। तो बेटा एबीसी एक सवाल एबीसी से, एक सवाल लेबर कॉस्टिंग से, 2 सवाल हमारे इस टेस्ट में आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पीएनएल बनाना सीखा हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो पीएनएल बनता है वो हम किस सिस्टम के तहत बनाते हैं, मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन? इसका मैं सवाल को बदल देता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस सिस्टम के तहत की जाती है, मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन। तो अकॉर्डिंगली पीएनएल भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत बना ना, क्योंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन इन्वेंट्री वैल्यूएशन के तरीके हैं ना। तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में IAS 2 के मुताबिक हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो पीएनएल बनाने का वहां तरीका था वो भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ही था। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएनएल का तरीका हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा हुआ है। यहां पे सिर्फ एक माइनर एडजस्टमेंट है, एक माइनर डिफरेंस है। अदरवाइज कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मोर और लेस 95% कहो वही तरीका है।
सिर्फ एक एडजस्टमेंट है जो यहाँ पे फ़र्क आती है। बाकी प्रेजेंटेशन जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखी है, इस चैप्टर में भी हमने वही सीखनी है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग अगर कोई कंपनी फॉलो कर रही हो, उसका पीएनएल कैसे बनता है, ये बात आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं हुई थी। ये बात यहाँ पे हम नई सीखेंगे, ठीक है। तो हमने सिर्फ इन दोनों मेथड के तहत पीएनएल बनाना सीखना है, और फिर हमने एक कंपनी अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पीएनएल बनाए वर्सेस एक कंपनी मार्जिनल, वही कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग से पीएनएल बनाए, क्या दोनों प्रॉफिट सेम होंगे? वजह इन्वेंट्री वैल्यू फर्क है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री वैल्यू हाई होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री वैल्यू लो होती है, और इन्वेंट्री वैल्यू प्रॉफिट डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करती है। हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होती है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, और सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक के लिए हम बात कर सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री वैल्यू बदलने से प्रॉफिट बदलता है, और एक कंपनी अगर इन्वेंट्री को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से वैल्यू करेगी तो स्टॉक की वैल्यू कुछ और है, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से वैल्यू करेगी स्टॉक की वैल्यू कुछ और है। तो अकॉर्डिंगली पीएनएल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट कुछ और देता है, पीएनएल मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट कुछ और देता है। एक ही कंपनी पॉलिसी बदलेगी, प्रॉफिट बदल जाता है। तो हमने एक ही कंपनी दोनों पॉलिसीज के तहत प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकती है, यह सीखना है। फिर प्रॉफिट में फर्क होगा, उस फर्क की वजह क्या होती है, और उस फर्क को रिकंसाइल कैसे किया जाता है। ये ओवरऑल इस चैप्टर का स्कोप है। दोनों मेथड से पीएनएल बनाना और दोनों मेथड से जो डिफरेंट प्रॉफिट आ जाते हैं इनको रिकंसाइल करना, दैट्स इट। ये हमारा छोटा सा मैथ्स का सबसे आसान हमारा शायद इस सिलेबस का चैप्टर रहने वाला है। अच्छा, मैं थोड़ी सी डिस्कशन पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के रेफरेंस से थोड़ी कर लेते हैं, और उसके बाद हम फिर फॉर्मेट पीएनएल के जब आएंगे तो उसको मैं आपको मजीद एलैबोरेट कर दूंगा। अच्छा जी, मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट से मुराद वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुराद वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल से मुराद वेरिएबल मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। जैसे इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं, एंड अदर वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं, जिसमें सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स आ जाते हैं। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ प्रोडक्शन के खर्चे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रोडक्शन के नॉन प्रोडक्शन के सारे खर्चे आ जाते हैं। मार्जिनल मीन वेरिएबल, ये याद रखिएगा, मार्जिनल वेरिएबल का दूसरा नाम है। अच्छा, ये हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ के आए हो, तो हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग को अलग से क्यों पढ़े होते हैं? तो इसका एक जो अहम आंसर है वो ये है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग की तरफ अब जब हम चलते हैं तो वहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग का टूल इज़ मोर हेल्पफुल, इट इज़ मोर यूजफुल, इट इज वाइडली यूज्ड। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादा हमारे काम ही मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स आते हैं, ज्यादा काम ही मार्जिनल कॉस्टिंग के असूल आते हैं। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग को सीखना हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है। और इसका सेकेंडरी एडवांटेज हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक कंपनी को प्रॉफिट कैलकुलेट करने की एक और अप्रोच, अल्टरनेटिव अप्रोच मिल जाती है कि भाई एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, एक और अंदाज से प्रॉफिट कैलकुलेट करना, एक और अंदाज से कंपनी की परफॉर्मेंस देखना, वो तरीका भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। एंड देन ये भी वो यूजेस की जो मैं बात कर रहा था, ये यूजेस में ब्रेक इवन से आप लोग फेमिलियर है ना? तो ब्रेक इवन एनालिसिस भी आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे ही बेस करता है, ऐसा ही है? नहीं पता? चलो पता लग जाएगा इंशाल्लाह। ब्रेक इवन का हमारा पूरा एक चैप्टर है। तो जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग ने यूज होने हैं, ब्रेक इवन का एक कॉन्सेप्ट है उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग ने यूज होने हैं। तो ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग के इस्तेमालात हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए उसकी यूजफुलनेस है। अदरवाइज प्रॉफिट के एक अल्टरनेटिव मेजर के तौर पे भी इसको हम यूज करते हैं। अच्छा, ये एक हेडिंग है अजम्पशंस। इसमें इसको मैं अजम्पशन भी कह सकता हूं, इसको मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स भी कह सकता हूं, और इंपॉर्टेंट इक्वेशंस भी कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की।
हमें पास पेपर में स्प्रिंग 22 में 4 नंबर का सवाल आया था थ्योरी का, बड़ा कम कम आता है लेकिन एक सवाल हमें आया हुआ है, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। आप समझो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको अगर हमने समझा हुआ है तो समझ के लिख दिया वहाँ पे, तो 4 में से 3 2 नंबर आना कोई मसला नहीं था। इसमें जैसे मैंने कहा हम टर्म्स हैं, इसमें कुछ रिलेशनशिप हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, सिर्फ अजम्पशंस की हेडिंग नहीं है, टर्म्स, इक्वेशन, रिलेशनशिप्स और भी हेडिंग इसको हम दे सकते हैं। तो जनाब क्या क्या चीज़ें हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल प्राइस पर यूनिट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट रहेगी, प्राइस पर यूनिट भी कांस्टेंट रहेगी। मार्जिनल कॉस्टिंग की जब भी आप वर्किंग परफॉर्म कर रहे हो आपको इस अजम्पशन के तहत काम करना है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट एट ऑल प्रोडक्शन लेवल, मतलब स्टेप फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। मार्जिनल कॉस्टिंग पे जब काम कर रहे हो तो स्टेप फिक्स कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्टिंग में डील नहीं किया जा सकता। अगर स्टेप फिक्स कॉस्ट आ जाएगी तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करना आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसको हम सही तरह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हम मार्जिनल कॉस्टिंग की वर्किंग जब भी कर रहे हैं ये अजम्पशन होल्ड करेंगे। टोटल कॉस्ट आर आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल, और इफ दे आर मिक्स्ड कैन बी सेपरेटेड इजीली यूजिंग हाई लो। या कॉस्ट फिक्स है या वेरिएबल है, अगर हमें टोटल कॉस्ट दे दी जाएगी तो इनको अलहदगी से आसानी से अलहदा किया जा सकता है, ये भी ज़रूरी है। अगर कॉस्ट को आप फिक्स्ड और वेरिएबल में अलहदा नहीं कर सकते तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि आप अलहदा कर पाओ, अलहदा नहीं करते तो ये यूज़ नहीं होता। देन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यू आर फेमिलियर विद दिस इक्वेशन, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे ही कैलकुलेट होता है जी। और वेरिएबल कॉस्ट में यहां पे याद रखना है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की कैलकुलेशन में तमाम वेरिएबल कॉस्ट प्राइस में से लेस करते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना हो तो उसका तरीका नंबर 1 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक ही बात है। ठीक है, आप दोनों तरीकों से टोटल कंट्रीब्यूशन मेजर कर सकते हो। मैं इसकी अगर डेमोन्स्ट्रेशन दूं, आपको बताया गया है कि आपका प्राइस पर यूनिट 100 रुपया है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60 रुपये है, और आपने यूनिट्स बेचे हैं से 10,000, और रिक्वायरमेंट है आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन बताओ इस ट्रांजैक्शन में, इस बिजनेस से आपने टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमाया। मैंने आपको टोटल कंट्रीब्यूशन के 2 तरीके बताए, एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब 100 माइनस 60 इंटू 10,000, एक तरीका टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का, कितना बना 4 लाख। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का एक तरीका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड, दूसरा तरीका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू 10,000 इंटू 100, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10,000 इंटू 60, तो यहां से देखो आंसर आपका सेम 4 लाख ही आ रहा है। तो आपने किसी इदारे का टोटल कंट्रीब्यूशन मेजर करना हो तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज आइदर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड और टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत किसी इदारे का प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाना सीख रहे हैं ना। अब मैं यहां पे अगर आपको रिलेशनशिप क्लियर कर दूं इधर ही रोक के, मार्जिनल कॉस्टिंग अडॉप्शन कॉस्टिंग पीएनएल में कहानी है क्या सारी, प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है, पीएनएल बनाना है, तो पीएनएल में बेसिक तो हमें रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ही करना होता है ना भाई। पीएनएल में बेसिक रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हैं, बस कॉस्ट की तकसीम जो है वो हमारे पीएनएल के फॉर्मेट्स को बदल देती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें जो हमने सीखी भी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी, जिसके तहत पीएनएल बनाना आप सीख चुके हो, उसमें आप रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस करते हुए कॉस्ट के 2 हिस्से करते हो। रेवेन्यू लेस
कॉस्ट ऑफ सेल्स, इट गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर इसमें से लेस करते हो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन फाइनेंस कॉस्ट, ऐसा ही है जी। एक्सपेंसेस कर दो, अदर इनकम वगैरह छोड़ दो, फिलहाल तो ये नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अदर इनकम की अभी बात नहीं करते। हमने जो बेसिक असूल डिस्कस किया, पीएनएल बनाते हुए, पीएनएल बनाने का तरीका है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में से रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन फाइनेंस लेस होते हैं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में आपको याद होना चाहिए, इसमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होती है। खामोश हो सारे, नहीं पता है ना, पीएनएल बनाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। तो भाई अब यहां से जरा क्लैरिटी हासिल करो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कॉस्ट के दो हिस्से करो, एक प्रोडक्शन और एक नॉन प्रोडक्शन। रेवेन्यू माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इज नेट प्रॉफिट। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत जो आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाना सीखा था, वो तरीका हमने यहां पे भी जब पीएनएल बनाना है लगभग यही तरीका है। एक माइनर सी एडजस्टमेंट मैंने कहा आएगी, वो एडजस्टमेंट जब आएगी हम उस पर बात कर लेंगे। फिलहाल मोर और लेस यही तरीका है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएनएल बनाने का। अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जब पीएनएल बनाने जाते हैं तो वहां पे भी कॉस्ट के दो हिस्से किए जाते हैं। रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस होनी है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट नहीं आना है। यहां पे भी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ही प्रॉफिट आता है, लेकिन रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस करते हुए इसके दो हिस्से किए जाते हैं, रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट। यहां से आता है टोटल कंट्रीब्यूशन, और टोटल कंट्रीब्यूशन में से लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, यहां से आता है नेट प्रॉफिट। तो मोर और लेस तरीकाकार अप्रोच यही है, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट। इधर क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन यूज होती है और यहां क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर यूज होती है। इधर कहा जाता है कॉस्ट के दो हिस्से करो, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन। इधर कहा जाता है कॉस्ट के दो हिस्से करो, वेरिएबल एंड फिक्स। यहां पे वेरिएबल फिक्स का कोई हिसाब नहीं रखना, प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स है, वेरिएबल इधर डाल दो, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स है, वेरिएबल इधर डाल दो। यहां पे प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन का कोई हिसाब नहीं रखना, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन की है, नॉन प्रोडक्शन की है, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी इधर डालो। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन की, नॉन प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी इधर डालो। रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। ये बेसिकली मोर और लेस दोनों सिस्टम के तहत प्रॉफिट का अंदाज है। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है पहले टोटल कंट्रीब्यूशन लाओ, टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट लेस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन आप ऐसे भी ला सकते हो, टोटल कंट्रीब्यूशन आप ऐसे भी ला सकते हो। टोटल कंट्रीब्यूशन जैसे मर्जी ले आओ। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे हो कैलकुलेट, ये ऐसे कैलकुलेट हो, जैसे मर्जी ले आओ। टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करोगे, नेट प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पे प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दो हिस्से, नेट प्रॉफिट यहाँ से आता है। और ये जनाब हमारी अजम्पशन की शीट अगर कंप्लीट कर लें तो इसमें कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई आपको इस इक्वेशन में, उस फॉर्मेट में, तो पूछिए। कोई बात यहाँ पे अगर समझ नहीं आई तो पूछिए। तो हमने इस चैप्टर का थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, इसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस कर ली, और मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड जो एक नया पीएनएल का फॉर्मेट आप सीखने जा रहे हैं, वो फॉर्मेट भी मैंने आपको इन कंपैरिजन विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपसे शेयर कर लिया पीएनएल की प्रेजेंटेशन के ऊपर। मैं यहाँ पे फिर तवज्जो दिला दूँ इस एक जुमले पे, मैं जो बार बार बोलता हूँ, हमें एग्जामिनेशन में फॉर्मेट के ऊपर आज़ादी होती है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पीएनएल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक फॉर्मेट सिखाया जाता है जो कि स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, लॉ के मुताबिक है, आपको उसी को फॉलो करना है।
कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक हमने प्रेजेंटेशन करनी है जो हमें एफिशिएंट लगेगी, जिसमें हमें सहूलत है, हम उसके हिसाब से फॉर्मेट बदल सकते हैं। ये ख्याल रखिएगा। ये एक लिहाज से प्लस है कि बाज़ औक़ात एक फॉर्मेट आपको बोरिंग और लेंथी लग रहा होता है, आपके दिन में एक स्मार्ट फॉर्मेट आया है, आप स्मार्ट फॉर्मेट से ये प्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा ऑप्शन नहीं होती, वहाँ पे जो मजबूरी है भाई ये 2 जमा 2 4 दिखाना है तो 2 जमा 2 4 ही दिखाना है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं। और जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग की ही बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम P&L के 2 फॉर्मेट सीखेंगे। एक स्मार्ट फॉर्मेट कहलाता है, मैंने उसको नाम स्मार्ट फॉर्मेट का दिया है। वो स्मार्ट फॉर्मेट मतलब 3 लाइनों में P&L खत्म हो जाता है। तो हम कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल आएंगे जो 3 लाइनों में P&L बन जाएगा, और कुछ सवाल आएंगे वो पूरा डिटेल P&L, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट डाल के जैसे बनते हैं ना P&L, जो हमने जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिटेल सीखा हुआ वैसा बनेगा। तो हम दोनों फॉर्मेट सीखेंगे यहाँ पे, और फिर रूल डिसाइड कर लेंगे कि स्मार्ट फॉर्मेट कब यूज़ करना है। जब टाइम बचता है तो बचाओ, लेकिन कभी मजबूरी है, टाइम नहीं बच सकता तो डिटेल फॉर्मेट में जाना है तो जाओ। तो हम शुरू करते हैं अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग P&L की वर्किंग इलस्ट्रेशन नंबर 1 के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये जी हमारी पहली इलस्ट्रेशन मार्जिनल कॉस्टिंग की कैलकुलेशन की। कैलकुलेट टोटल कंट्रीब्यूशन अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड एंड कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। Buner Limited makes only one product, the cost card of which is, कॉस्ट कार्ड से मुराद होता है कॉस्ट पर यूनिट का रिकॉर्ड। कॉस्ट कार्ड से मुराद होता है कॉस्ट पर यूनिट का रिकॉर्ड। तो ये कॉस्ट पर यूनिट का रिकॉर्ड है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग प्राइस इज 210, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 3000 यूनिट्स एंड एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड वर 1 लाख। अच्छा, यहां पे एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी किसी सवाल में आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दी जाए, कॉस्ट कार्ड का मैंने मतलब आपको समझा दिया, कॉस्ट पर यूनिट, तो मुझे यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दी गई है। फिक्स्ड कॉस्ट जब भी पर यूनिट दी जाए आपको पता होना चाहिए ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, जो प्रॉपर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को फॉलो करते हुए निकाला गया। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट तो इनकर होती नहीं है ना। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? रेंट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? आपका फैक्ट्री की प्लांट की डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? मैनेजर की सैलरी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की मदद से हम पर यूनिट बना लेते हैं ना, एस्टिमेट कर लेते हैं। तो जब भी पर यूनिट आपको फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है, आपको जहन में आनी चाहिए बात, ये पर यूनिट कॉस्ट एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए निकाली गई होगी। ये OAR है, ठीक है, ये वहां से आई हुई है। हाँ, उसने कहा कि एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 1 लाख थी। अच्छा जी, हमें कहा गया है कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न ड्यूरिंग द पीरियड एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। टोटल प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन की कहानी हमने पढ़ी थी कि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद यूनिट सोल्ड, हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं 2 तरीके से। टोटल कंट्रीब्यूशन की हमने 2 इक्वेशन पढ़ी थी। इलस्ट्रेशन नंबर 1, टोटल कंट्रीब्यूशन की 2 इक्वेशन हमारे पास हैं। एक थी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट्स सोल्ड, और दूसरी इक्वेशन है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे चूंकि उसने 2 रिक्वायरमेंट अलग-अलग मांगी है, P&L तो मांगा नहीं, तो मैं जैसे मर्जी प्रेजेंटेशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले इस अंदाज में आ जाइए। मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने हैं? यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होती है? प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट में 30 माइनस 60, लेबर का 60, और जी वेरिएबल ओवरहेड का 20, और जी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस का 50। ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, मल्टीप्लाइड विद 3000 यूनिट्स। कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? यहां से एक स्टेप में बता दीजिए जरा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले बता दीजिए। ₹50
इंटू 3000, इट इज़ ₹1,50,000। अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन, टोटल रेवेन्यू 3000 यूनिट्स इंटू 210 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 3000 यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इट इज़ 30 + 60 + 20 + 50। तो ये बनी कितनी? 6,30,000। और वेरिएबल कॉस्ट कितना जी? 107 इंटू 3000, 4,80,000। और ये बना जी 1,50,000। हम इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंटेशन ले सकते हैं इसके पार्ट ए के लिए। मैं टोटल कंट्रीब्यूशन 1,50,000 ऐसे प्रेजेंट कर दूं, मैं ऐसे प्रेजेंट कर दूं, बोथ आर राइट। 100% मार्क्स हमें दिलवाएंगे। जनरली स्पीकिंग मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन ये वाली आसान लगती है, एफिशिएंट लगती है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ। कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालिए, इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ये भी ठीक है, लेकिन जनरली स्पीकिंग इस पे मेरे में भी 1 मिनट ज़्यादा लग जाता है, तो मैं वो टाइम क्यों लगाऊं, मुझे टाइम बचाना है। तो कंट्रीब्यूशन हम ऐसे जहां निकाल सकते हैं ऐसे निकालेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, फिर कहा गया जी टोटल प्रॉफिट बताओ। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो जनाब हमें सवाल में बताया गया है कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,00,000। तो कंट्रीब्यूशन 1,50,000 पार्ट ए से हमने लिया, और फिक्स कॉस्ट हमारी 1,00,000 हमें गिवन है, तो हमारा प्रॉफिट यहां से आ गया 50,000। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैंने लेनी है। ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है, दैट इज इररिलेवेंट। मुझे उसने बताया हुआ है मेरी फिक्स कॉस्ट 1,00,000 है, मुझे 1,00,000 यहां पे लेस करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए हमने जी मार्जिनल कॉस्टिंग की। एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन नंबर 2 है जी हमारे पास। इसमें अब थोड़ी सी रिक्वायरमेंट को उसने एक जुमले में समो दिया। वहां पे 2 हिस्से किए थे, पहले कंट्रीब्यूशन बनाओ फिर प्रॉफिट बताओ। यहां पे उसने सीधी बात की है, कैलकुलेट पीएनएल, प्रॉफिट और लॉस जो भी अब बताओ जुलाई के महीने में मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है। स्टेप्स यही 2 होंगे हमारे, लेकिन अब क्योंकि उसने पीएनएल कहा है, मेरे पास लिबर्टी है, मैं बेशक पीएनएल इसी, उसने तो प्रॉफिट मांगा है ना, तो जरूरी नहीं प्रॉफिट लॉस फॉर्मेट के तहत बनाऊं। मैं इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूं, पहले मैं कंट्रीब्यूशन बताऊं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करूं, ऐसे भी प्रेजेंट कर दूं तो भी ठीक है। मैं इसको पीएनएल के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चाहूं तो भी ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है टोटल हमारे पास जी। तो मैं इसको वही कॉन्सेप्ट टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट उस अप्रोच से प्रेजेंट करूंगा। डाटा देखते हैं जी अब्बास लिमिटेड का। अब्बास लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 2 प्रोडक्ट्स, अल्फा एंड बीटा। पिछली इलस्ट्रेशन में एक प्रोडक्ट की कहानी थी, अब 2 प्रोडक्ट की कहानी है। तो जब प्रोडक्ट एक ही तो एक से कंट्रीब्यूशन आ रहा था, अब 2 हैं, 2 से मिलके आ जाएगा भाई। तो अल्फा एंड बीटा, प्रोडक्ट अल्फा है द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 60 एंड सेल्स फॉर 100, एंड प्रोडक्ट बीटा है द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 80 एंड सेल्स फॉर 150। ड्यूरिंग द मंथ 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट अल्फा एंड 30,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बीटा वर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड इन द मंथ वाज 25 लाख। पीएनएल बनाना है तो हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। मैं इसको पीएनएल के फॉर्मेट में अगर बनाऊं तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में टोटल कंट्रीब्यूशन पहले लूंगा, इन दोनों प्रोडक्ट्स का अलग-अलग मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा। टोटल कंट्रीब्यूशन में से मैं लेस कर दूंगा टोटल फिक्स कॉस्ट, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा।
अप्रोच सिर्फ याद रखनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट से आता है। सिंपल केस है, सिंपली इस फॉर्मेट पे हम प्रॉफिट लॉस बना सकते हैं। ये पीएनएल का एक तरह का फॉर्मेट है आपका। पीएनएल फॉर्मेट में फिर कह रहा हूं, इस तरह दिखाना चाहे इस तरह दिखा दो, इस तरह दो कैलकुलेशन लहदा दिखानी है, ये प्रॉफिट है, ये कंट्रीब्यूशन है, ये प्रॉफिट है, ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखा दो, कोई मसला नहीं है। हमारे पास टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है। अल्फा का कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? अल्फा का कंट्रीब्यूशन भी ऐसे निकलेगा, बीटा का भी ऐसे निकलेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 100 माइनस 60, यूनिट सोल्ड 20,000। बीटा का कंट्रीब्यूशन 150 माइनस 80 और यूनिट सोल्ड 30,000। लीजिए जी, कंट्रीब्यूशन टोटल 8 लाख अल्फा का और बीटा का 21 लाख बीटा का, टोटल हो गया 29 लाख या 2.9 मिलियन। ये टोटल कंट्रीब्यूशन है और टोटल फिक्स कॉस्ट 25 लाख। माइनस कर दो यहां से, प्रॉफिट आ गया 4 लाख। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल कैलकुलेट करना नहायत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल अप्रोच। प्रेजेंटेशन पे मैं बार बार कह रहा हूँ टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई उसकी टेंशन हमें नहीं है। तो पहले हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट आ गया 4 लाख। इलस्ट्रेशन 2, एब्जॉर्प्शन के केस में और मार्जिनल के केस, कॉस्टिंग के स्पेस में प्रॉफिट चेंज हो सकता है। हम अभी सीखेंगे सिनेरियो, हम डिफरेंट सिनेरियोज आगे देखेंगे। नॉर्मली कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट कुछ और होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट कुछ और होती है। जब कॉस्ट पर यूनिट फर्क है तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी तो फर्क हो जाएगी, और जब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फर्क है तो पीएनएल की डिटर्मिनेशन में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इस्तेमाल होती है ना। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पीएनएल में क्रेडिट होती है, याद है? तो जब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बदलेगी तो पीएनएल भी बदल जाएगा। तो हम कहते हैं कि भाई इस तरह तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कुछ और, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कुछ और आएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक है ही जीरो, अगर क्लोजिंग स्टॉक है ही जीरो तो ना क्लोजिंग स्टॉक है ना वैल्यू है, ना वैल्यू है ना डिफरेंस है, तो प्रॉफिट सेम भी हो सकता है ना। तो इट विल नॉट ऑलवेज बी डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कभी कम कभी ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है उस पर हम बात करेंगे आगे चल के। फिलहाल हम पहले इंडिपेंडेंटली मार्जिनल कॉस्टिंग का पीएनएल, उस पर थोड़ी बात कर लें, फिर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के पीएनएल के फॉर्मेट पे बात कर लें, फिर हम प्रॉफिट में डिफरेंस को और उनके डिफरेंस को रिकंसाइल करने की बात करेंगे। डिफरेंस क्यों आता है, किस तरह आ सकता है, कब आएगा कब नहीं आएगा, सारी बातें होंगी इंशाअल्लाह, ठीक है। लेकिन डिफरेंस का अभी मैंने जनरल, आपने सवाल पूछा तो बता दिया, कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी आएगा, कभी मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्यों, कब, कैसे, सारी बातें अगले 1-2 दिन में इंशाअल्लाह हमारी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल मार्जिनल कॉस्टिंग के रेफरेंस से हमने एक कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन देखी, फिर प्रॉफिट की कैलकुलेशन देखी, और फिर एक बड़ी सिंपल अंदाज में प्रॉफिट लॉस की प्रेजेंटेशन भी देख ली कि भाई हम अलग-अलग कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट निकालना चाहें तो कैसे है, और अगर पीएनएल के अंदाज में प्रेजेंट करना चाहें तो कैसे है। यहां तक हमने बात देखी। अब इलस्ट्रेशन 3 हम देखेंगे जिसमें हम एक नया एस्पेक्ट को आगे कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 में एक नया एस्पेक्ट हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल के रेफरेंस से। इलस्ट्रेशन 3 जफर मैन्युफैक्चरिंग की कहानी है, और हमें यहां पे कहा गया है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब यहां पे तवज्जो कीजिएगा, इलस्ट्रेशन 2 में इनकम स्टेटमेंट मांगी नहीं थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था इलस्ट्रेशन 2 में आप कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन लहदा दिखाओ इक्वेशन की तरह, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन इक्वेशन की तरह दिखा दो, ओके है। इलस्ट्रेशन 2 में आप कंट्रीब्यूशन की इक्वेशन दिखाओ और फिर प्रॉफिट की इक्वेशन दिखाओ, इक्वेशन की सूरत में प्रेजेंट कर दो तो भी ठीक है। ये पीएनएल का फॉर्मेट है, इससे प्रेजेंट कर दो तो भी ठीक है, क्योंकि उसने आपको इनकम स्टेटमेंट पीएनएल नहीं मांगा, उसने कहा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के लिए जो मर्जी फॉर्मेट इस्तेमाल करो, लेकिन यहां पे वो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं।
प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट देनी है जी हमने, अब इक्वेशन से हम हल नहीं कर सकते। उसने कहा जी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च अप्रैल दोनों की इनकम स्टेटमेंट बनानी है हमें। अच्छा जी, यहां पे चले हम डाटा पढ़ते हैं, फिर इससे मजीद बात करते हैं। Zafar Manufacturing produces and sells only one product, Zeta. Details relating to Zeta are as under: selling price per unit 350, variable cost, direct material, direct labor, variable overheads, marginal production cost used in inventory valuation, variable selling cost भी है इसके अलावा। यह आपने ख्याल रखना बेटा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो कॉस्ट यूज होती है वो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ली जाती है, ये ख्याल कीजिएगा। मतलब और उसने एग्जैक्टली यहां पे हाईलाइट किया कि भाई ये मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट, ये भी प्रोडक्शन ओवरहेड, ये आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। आपकी इन्वेंट्री वैल्यू इस पे की जाती है, लेकिन ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के अलावा नॉन प्रोडक्शन भी तो हो सकती है ना, तो ये नॉन प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हमने 20 रुपये 125 रुपये पर यूनिट इस्तेमाल करना है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी 145 रुपये है। ये फर्क आपने ध्यान में रखना है, इन दोनों को मिक्सअप नहीं कर जाना। अक्सर बच्चे क्या समझते हैं कि जी वेरिएबल कॉस्ट 145 है, इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट 145 है। कॉस्ट पर यूनिट जब भी बोला जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा नहीं होता हर दफा, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट के लिए जब भी कॉस्ट पर यूनिट कहा जाए, इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहा जाए तो यस, वो टोटल आ जाएगा। सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट पर यूनिट 125 है मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, कॉस्ट पर यूनिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 125 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 145 है। बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 1,60,000 पर मंथ एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स आर 75,000। ये बजट है। बजट मैंने आपको बताया हुआ साल शुरू होने से पहले बनाया जाता है, ये बजट है। देन फॉलोइंग आर द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मार्च एंड अप्रैल। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड 150 और 155,000, फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड 78 और 75,000। ये बजट थे भाई, ये एक्चुअल आ गए मार्च अप्रैल के। एक्चुअल प्रोडक्शन मार्च की, अप्रैल की, एक्चुअल सेल्स मार्च और अप्रैल के। देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक एट द स्टार्ट ऑफ द मार्च। मार्च जब शुरू हुआ तो स्टॉक नहीं था। मार्च में प्रोडक्शन हुई 3500 की, सेल हुई 2500, इसका मतलब मार्च के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक आ गया। मार्च के एंड का क्लोजिंग स्टॉक यकीनन अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक बन गया। अप्रैल की प्रोडक्शन एंड देन अप्रैल की सेल्स। तो मार्च का ओपनिंग स्टॉक नहीं था, लेकिन अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा, अब जो हम एक फॉर्मेट सीखने जा रहे हैं कि जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ जाए, जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ जाए, तब हो सकता है हमें इस नए फॉर्मेट की जरूरत पड़े जो हम सीखने जा रहे हैं, पीएनएल का फॉर्मेट। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ सकती है। मैं वर्ड बोल रहा हूं, पड़ सकती है, हमेशा पड़ेगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ सकती हैं। तो इसलिए मैं वो फॉर्मेट आपसे शेयर कर लेता हूं कि कभी अगर इस तरह का पीएनएल बनाना पड़े तो वो कैसे बनाया जाता है, कब जरूरत पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी, इस चीज़ को भी मैं आपके सामने अभी ले आऊँगा। फिलहाल मैं इलस्ट्रेशन 3 में मार्च और अप्रैल दोनों का पीएनएल साइड बाय साइड बना लेता हूँ। मार्च एंड अप्रैल इलस्ट्रेशन 3 के तहत जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री आ जाए तो वी मे हैव टू यूज दिस फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक एड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक और इसमें फिर ऐड कर देते हैं अदर
वेरिएबल कॉस्ट। इन तमाम चार वैल्यूज का सम करते हैं ना, तो ये जो सम होता है ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है। सेल्स वैल्यू हमारी ए है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा बी है, तो ए माइनस बी ये हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन होता है। टोटल कंट्रीब्यूशन ए माइनस बी होता है, और टोटल कंट्रीब्यूशन में से लेस कर दें टोटल फिक्स कॉस्ट, तो हमारा यहां पे नेट प्रॉफिट आ जाता है। ये एक कंप्रीहेंसिव डिटेल्ड फॉर्मेट है मार्जिनल कॉस्टिंग का, विच वी मे हैव टू यूज। ये 2 लाइनों वाला फॉर्मेट की जगह ना, 2 लाइनों वाला फॉर्मेट भी मैं यहाँ पे एक बार फिर आपके सामने ले आऊँ। 3 लाइनों वाला, सर 2 लाइनें नहीं 3 लाइनें हैं। वो 3 लाइनें कौन सी होती हैं? एक, आप कैलकुलेट करें टोटल कंट्रीब्यूशन, इसमें से लेस करें टोटल फिक्स कॉस्ट, और आप पहुंच जाएं नेट प्रॉफिट पे। ये 3 लाइनों का पीएनएल है, और ये एक लंबी कहानी होती है पीएनएल की। तो हम जरा लंबी कहानी, 3 लाइनों वाला पीएनएल तो अभी मैंने अल्फा बीटा का दिखाया आपको। अल्फा बीटा का 3 लाइनों में था ना, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो, फिक्स कॉस्ट माइनस करो, 2.9 मिलियन टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट 2.5 मिलियन, प्रॉफिट 4 लाख, खत्म हो गई कहानी। अब हम एक डिटेल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं कि भाई कुछ हालात ऐसे बनेंगे कि हमें पीएनएल ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहले ये फॉर्मेट को समझ लें, फिर वो हालात पे तवज्जो दे लेंगे, वो कौन से हालात हैं जब हमें पीएनएल ऐसा बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले मार्च का पीएनएल बनाते हैं। सबसे पहले मार्च की सेल्स चाहिए। मार्च की सेल्स 2500 यूनिट, प्राइस पर यूनिट कितनी है भाई? 350। मार्च में 2500 यूनिट बेचेंगे, 350 के हिसाब से बेचेंगे, तो मार्च का रेवेन्यू 2500 यूनिट्स इंटू 350, 8,50,000, 8,75,000 ये रेवेन्यू आ गया। मार्च में क्या ओपनिंग स्टॉक था? देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक, 0। मार्च में जो प्रोडक्शन हुई उसकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी? तो भाई प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल पर यूनिट 125 है। टोटल हमने मार्च में 3500 यूनिट बनाए, तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मार्च की 3500 ज़रब 125, 4,37,500। क्या मार्च के एंड पे मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा? यस, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 1000 यूनिट का बचा। 3500 यूनिट बनाए थे, 2500 बेच दिया, 1000 यूनिट बचे हैं, और ये मेरे पास वैल्यू होंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 125 पे। 1,25,000 के हिसाब से बनाए हैं, स्टॉक में भी पड़े हैं 1,25,000, 125 के हिसाब से ये बने जी 1,25,000। इसके बाद मुझे चाहिए अदर वेरिएबल कॉस्ट। ये तो बेटा 3 लाइनें थी, ये जो 3 लाइनें थी ना, ये मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिसाब किताब है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रोडक्शन के अलावा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी आती है, तो वो कितनी है? 20 रुपए पर यूनिट, और ये सेलिंग कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, सेलिंग कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है तो यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई किया, सेलिंग कॉस्ट लेनी है तो यूनिट्स सोल्ड से मल्टीप्लाई होगा। 20 रुपए पर यूनिट, यूनिट सोल्ड, तो 2500 यूनिट बेचे हैं इंटू 20, 50,000। लीजिए जी, ये 50,000 भी यहां पे ऐड कर दीजिए। अब इन चारों का सम बताइए, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है। 3,62,500। अब कंट्रीब्यूशन बताइए, ए माइनस बी। बेटा ए माइनस बी करना है, ऐड नहीं करना। 5,12,500। इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करनी है, तो मार्च की फिक्स कॉस्ट ये बढ़िया भाई 150 जमा 78, दोनों अलग-अलग दिखाना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे ही 1,50,000 जमा 78,000 वर्किंग शो कर दूं, दिस इज मोर देन इनफ। कितना बना? 2,28,000। यहाँ से माइनस कीजिए 2,28,000, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 2,84,000
500। ये मार्च का पीएनएल आपके सामने अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आया। एक कंप्रीहेंसिव पीएनएल फॉर्मेट में हमने इसको प्रेजेंट किया। मार्च का पीएनएल एक कंप्रीहेंसिव फॉर्मेट में प्रेजेंट किया, कंप्रीहेंसिव फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट में हमने प्रेजेंट किया। मैंने ये फॉर्मेट आपसे शेयर किया है कि हमारे कुछ सवालों में ये फॉर्मेट ज़रूरी होगा फॉलो करना। कुछ सवाल हमारे होंगे इस फॉर्मेट के बगैर हल ही नहीं हो पाएंगे। तो वी नीड टू लर्न कि एक कंप्रीहेंसिव फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का क्या होता है। लेकिन जहां पे ये फॉर्मेट ज़रूरी नहीं है, मैं 3 लाइनों में पीएनएल बना के चला जाऊंगा, आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहां ज़रूरी है वो बनाएंगे, जहां ज़रूरी नहीं है तो टाइम क्यों ज़ाया करें। 3 लाइनों में बनाएंगे, टाइम बचाएं अपना। तो एक इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन मार्जिनल कॉस्टिंग में ये रहेगी और एक प्रेजेंटेशन ये रहेगी। तो फिलहाल हम डिटेल प्रेजेंटेशन पे इस इलस्ट्रेशन में फोकस कर रहे हैं। स्मार्ट प्रेजेंटेशन पिछली एग्जांपल में मैंने दिखाई थी, मैं दोबारा इस पे भी बात करूंगा। स्मार्ट प्रेजेंटेशन पे, एफिशिएंट प्रेजेंटेशन पे। ये कंप्रीहेंसिव प्रेजेंटेशन देखिए। अच्छा जी, इन्हीं लाइंस पे अगर मैं अप्रैल का पीएनएल बनाऊं, अप्रैल में कितना यूनिट बेचे, तो रेवेन्यू होगा 4000 इंटू 350, 14 लाख। अप्रैल का रेवेन्यू सेल्स 14 लाख। अप्रैल में ओपनिंग स्टॉक है, यस। जो मार्च का क्लोजिंग था वही अप्रैल का ओपनिंग हो गया। मार्च में यूनिट्स, सॉरी अप्रैल में यूनिट्स कितने बनाए, 3000। तो प्रोडक्शन कॉस्ट 3000 यूनिट्स इंटू 125, रेट सेम है, 3,75,000। क्या अप्रैल के एंड पे कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा, 0। ओपनिंग स्टॉक 1000 था, 3000 बनाए, अवेलेबल हो गया 4000, 4000 के 4000 बेच दिए, क्लोजिंग स्टॉक 0। अप्रैल में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये हो गया 0। और अप्रैल में अदर सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, तो आंसर इज यस। अप्रैल में हमने 4000 यूनिट्स बेचे हैं, 4000 इंटू 20, 80,000। लीजिए जी, इनको सम कीजिए, 5,80,000। फिर ए माइनस बी कीजिए, 8,20,000। और फिर फिक्स कॉस्ट अप्रैल की देखिए अगर, तो 1,55 जमा 75,000। मैं इसको भी यहीं पे वर्किंग में शो कर दूं, 1,55,000 जमा 75,000, 2,30,000। 2,30,000 यहाँ पे माइनस कर दें हम, तो हमारा प्रॉफिट इज 5,90,000। ये मार्च और अप्रैल का पीएनएल आपके सामने है, एक डिटेल्ड कंप्रीहेंसिव फॉर्मेट में। कंप्रीहेंसिव फॉर्मेट में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल कैसे प्रेजेंट करना है, अगर जरूरत पड़ी तो। जरूरत कब पड़ेगी उस पर हम बात करते हैं अभी। बेटा ओपनिंग स्टॉक की जगह कुछ नहीं डाला, केड़ी वेरिएबल कॉस्ट की जगह कुछ नहीं डाला बेटा। ये हेडिंग है, इसके नीचे सारा ब्रेकअप आ रहा है, ये हेडिंग है। लेस वेरिएबल कॉस्ट, कहाँ से वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, 1 2 3, ये बी में आगे वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी हो रही है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जी बेटा, जो बी है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है। बी इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हेडिंग है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसके नीचे आपका ब्रेकअप आ रहा है। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये सारी ये हेडिंग है, ये हेडिंग का ब्रेकअप है, और इस ब्रेकअप के नतीजे में ये वैल्यू बी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज बी। ए माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल इज कंट्रीब्यूशन। जी बेटा, एनी क्वेश्चन?
अच्छा जी, अब ज़रा आइए कि एक पीएनएल के दो फॉर्मेट हमने सीख लिए मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। तो सीधी सी बात है, अगर मेरा काम इन 3 लाइनों में होता है तो मुझे ये इतनी 7-8 लाइनें बनाने की क्या ज़रूरत है, इतनी वर्किंग दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो ये 3 लाइनें कब मेरे काम आ सकती हैं, ये फॉर्मेट कब मेरे काम आ सकता है, तो उसके लिए हमारे पास ये गाइडलाइन अवेलेबल है भाई। When smart format of marginal costing P&L is used, when there is no opening stock, जब ओपनिंग स्टॉक नहीं है 3 लाइनों में P&L बनाओ। जैसे इस केस में क्या मेरे पास मार्च का ओपनिंग स्टॉक है? नो। इसका मतलब मार्च का P&L 3 लाइनों में बन सकता है। तो भाई बना के देख लेते हैं क्या 3 लाइनों में वाकई मार्च का P&L बन जाता है। तो मार्च का P&L 3 लाइनों में, मार्च का P&L 3 लाइनों में हम यहां पे पैरेलल में बनाते हैं। अप्रैल की कहानी बाद में देखेंगे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन, मार्च का टोटल कंट्रीब्यूशन, यूनिट सोल्ड 2500, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना भाई? 350 प्राइस है, 350 माइनस 145, यही है। तो बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 5,12,500। तो जो कंट्रीब्यूशन इतनी लंबी कहानी से आया था 5,12,500, ये एक लाइन में एक स्ट्रोक में ऐसे आ गया। ये सारी ऊपर की कहानी होगी बेकार। हम सीधा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पे पहुंच गए। कंट्रीब्यूशन पे पहुंच गए तो नीचे फिक्स कॉस्ट लेस कर दो 2,28,000 की, प्रॉफिट आ गया 2,84,500। तो मार्च का P&L हमने इस अंदाज में प्रेजेंट किया या ऐसे प्रेजेंट किया, एग्जाम में दोनों के नंबर एक जितने मिलने भाई। तो जाहिर बात है जो शॉर्ट मेथड है हमें वही कोशिश करनी है ना, जहां पे लग सकता है वहां पे लगाओ। तो हमने कहा मार्जिनल कॉस्टिंग का P&L बनाने के लिए अगर कंपनी का ओपनिंग स्टॉक 0 है 3 लाइनों में P&L देना है, ये पूरा P&L बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी का ओपनिंग स्टॉक 0 है, दिस इज द पॉइंट, अगर कंपनी का ओपनिंग स्टॉक 0 है 3 लाइनों का P&L, यही प्रॉफिट 3 लाइनों में बनता है, ये वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है जी। इस P&L में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये तो सिंपल है, क्विक है, हमारी जान छूट की झंझट से। तो मार्जिनल कॉस्ट का P&L जब भी हमें आएगा हम पहले सोचेंगे फॉर्मेट के बारे में, ये वाला या वो वाला। तो असूल नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ये फॉर्मेट। अच्छा, बात का ओपनिंग स्टॉक होता है, जैसे अप्रैल में देयर इज ओपनिंग स्टॉक, इफ इट एग्जिस्ट। अगर ओपनिंग स्टॉक है, अभी भी बात खत्म नहीं हुई, अभी भी हमारी जान छूट सकती है। उसके लिए एक और तरीका है, एक और चीज चेक करने की जरूरत है, वो क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स एंड करंट पीरियड प्रोडक्शन इज द सेम। अप्रैल में आओ, ओपनिंग स्टॉक आ गया तो भाई बात अभी खत्म नहीं हुई, जान अभी भी छूट सकती है इस लंबे फॉर्मेट से। उसके लिए देखो कि यहां पे कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और यहां पे कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, इधर भी 125 है, ऐसा ही है ना। मार्च की प्रोडक्ट आगे आई, मार्च में 125 के हिसाब से बनी थी, अप्रैल में जो बने हैं वो भी 125 के हिसाब से बने हैं। प्रैक्टिकली फर्क हो सकता है, प्रैक्टिकली हो सकता है पिछले महीने कोई और कॉस्ट हो, नेक्स्ट मंथ कोई और कॉस्ट हो, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में बात का तो ऐसा नहीं होता जैसे यहां पे कि सेम कॉस्ट है भाई। तो भाई जब सेम कॉस्ट है तब भी स्मार्ट फॉर्मेट, जब सेम कॉस्ट है तब भी स्मार्ट फॉर्मेट। हाँ, अगर यहां पे कुछ और यहां पे कुछ और होता फिर P&L ऐसे ही बनना था, फिर डिटेल फॉर्मेट ही लगना था, फिर हमारे पास बचत का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अगर बचत का तरीका कोई है तो जान छुड़ाओ। जैसे इस केस में मार्च से भी हमने जान छुड़ा ली और अप्रैल से भी जान छूटती नजर आ रही है, क्योंकि अप्रैल में ओपनिंग स्टॉक जरूर है लेकिन ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट और करंट पीरियड प्रोडक्शन की कॉस्ट पर यूनिट सेम है। यहां पे भी यही तरीका लगेगा भाई, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अप्रैल में भी सेम आने वाला है। यही है ना अप्रैल का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 4,000 से ज़रब दे दो अप्रैल का यूनिट सोल्ड, सीधा कंट्रीब्यूशन पे लैंड करोगे, कितना है? 8,20,000। तो वही कहानी, इतनी लंबी डिस्कशन के बाद 8,20,000 आया था, इधर एक लाइन में आ गया 2,30,000। लेस करो यहां से तो लीजिए जी प्रॉफिट आ गया, कितना? 5,90,000। इट्स द सेम। तो वही प्रॉफिट जो हमने यहां से निकाला था वही प्रॉफिट हम इधर भी निकाल पा रहे हैं, क्योंकि
यहाँ पे मार्च और अप्रैल दोनों पे स्मार्ट फॉर्मेट एप्लीकेबल है। जहाँ पे स्मार्ट फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं होगा वो ये कंडीशंस आपको बताएंगी। ये कंडीशन का टेस्ट लगाओगे आपको पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। कंडीशंस लग रही हैं तो स्मार्ट फॉर्मेट से भी मामला हल हो सकता है, लॉन्ग फॉर्मेट भी चलेगा, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट की तरफ जाएं क्यों? हम कंडीशंस को याद इसलिए कर रहे हैं कि जहां पे हम जान छुड़ा सकते हैं लॉन्ग फॉर्मेट से छुड़ाएंगे, जहां पे हम अपना टाइम बचा सकते हैं बचाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए एक एक मिनट कीमती है। इस सवाल को करने में हमें 10 मिनट लगने हैं, यह सवाल हमारा 3 मिनट में होना है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? मार्जिनल कॉस्टिंग के रेफरेंस से पीएनएल का कॉन्सेप्ट हमने इलस्ट्रेशंस के हिसाब से सीख लिया है। मार्जिनल कॉस्टिंग का पीएनएल का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। ये प्रिंसिपल हम इन 3 लाइनों में भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी, और जहां पर ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती हम इस फॉर्मेट को भी फॉलो करेंगे। इस इलस्ट्रेशन में ये फॉर्मेट जरूरी नहीं था, ये सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने ये फॉर्मेट लगाया ताकि ये फॉर्मेट आपको डेमोन्स्ट्रेट हो जाए। फॉर्मेट ये आगे कई सवालों में लगेगा हमारे, लेकिन जहां पे नहीं लगेगा हम 3 लाइनों में पीएनएल बना के आगे चलेंगे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम जरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे तवज्जो करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका पीएनएल वही है तकरीबन जो आपने अकाउंटिंग में सीखा हुआ है, विद वन माइनर एडजस्टमेंट। एक माइनर एडजस्टमेंट यहां पे आती है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इसको डिफरेंट कर देती है। पूरा पीएनएल हमारा वही जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा, सिवाय एक प्रेजेंटेशन के डिफरेंस के अलावा। फॉर्मेट भी एक है, एडजस्टमेंट भी एक है जो डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे इसकी भी इलस्ट्रेशंस हैं 4, 5, 6, इन पे बात करते हैं जी। लेट्स कम टू द इलस्ट्रेशन 4 फर्स्ट। इलस्ट्रेशन 4, ज़ीरोक्स लिमिटेड। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रिपेयर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। दोनों मैथड से इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इलस्ट्रेशन 4 में दोनों मैथड से इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहा जा रहा है हमें। तो हम पहले मार्जिनल कॉस्टिंग बना लेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बना लेंगे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ज़ीरोक्स लिमिटेड कमेंस बिजनेस ऑन 1 जुलाई, मेकिंग वन प्रोडक्ट ओनली। द कॉस्ट पर यूनिट डिटेल ऑफ विच इज एज फॉलोज। कॉस्ट पर यूनिट की डिटेल, कॉस्ट पर यूनिट डिटेल के लिए अक्सर एग्जामिनर एक और वर्ड भी यूज करता है ना, कॉस्ट कार्ड। कॉस्ट कार्ड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कॉस्ट कार्ड का मतलब डिटेल ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो डायरेक्ट लेबर 7 रुपये, डायरेक्ट मटेरियल 12 रुपये, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 4 रुपये, फिक्स्ड ओवरहेड्स जब भी आए मतलब ये OAR है 7 रुपये, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपये, ठीक है जी। द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फिगर has been calculated on the basis of budgeted normal output of 40,000 पर यूनिट। उसने कहा जी ये जो आपने 7 रुपये पर यूनिट निकाला है ना, ये कैसे आया है? ये बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन, OAR ऐसे ही आता है ना भाई, ठीक है। तो उसने कहा इसकी कैलकुलेशन में आपने जो नॉर्मल जो आउटपुट यूज किया वो 40,000 यूनिट्स है। द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड इन जुलाई वाज 25। ये इनकर्ड का मतलब एक्चुअल। OAR जारी बात है जुलाई शुरू होने से पहले निकाला गया था, क्योंकि OAR तो पीरियड शुरू होने से पहले बजटेड डाटा लेके निकाला जाता है, और ये उसने एक्चुअल ओवरहेड दे दिए, वो 25,000 हैं। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड 15,000 पर मंथ, वेरिएबल 10% ऑफ सेल वैल्यू। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 45 एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड वर। प्रोडक्शन 3,000 और सेल्स 2500, ठीक है जी। ये हमारे पास कहानी है, और इस कहानी के मुताबिक अब हम पीएनएल बनाते हैं। हम पहले मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल बनाते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएनएल बनाएंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल बनाएं तो सबसे पहले फॉर्मेट का जिक्र आता है,
और फॉर्मेट का जिक्र है तो हमने पढ़ा था स्मार्ट फॉर्मेट प्रेफर्ड, और स्मार्ट फॉर्मेट बनाने की कंडीशन नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक नाउ। तो क्या यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई को ही हम कारोबार शुरू कर रहे हैं और हमें जुलाई का ही P&L बनाना है। तो बिजनेस के पहले पीरियड में ओपनिंग स्टॉक कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी नहीं है लेकिन हमें ढूंढना भी नहीं है, ये अंडरस्टूड है। जुलाई का महीने का P&L और पहले जुलाई को कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो यकीनन ओपनिंग स्टॉक 0 है। और जब ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट होगा स्मार्ट वाला। स्मार्ट वाला फॉर्मेट मतलब वो 3 लाइनों में P&L बनेगा। तो हम जनाब ये 3 लाइनों में मार्च का इसका P&L बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है ये जी 4, और मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत P&L पहले बन रहा है। टोटल कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स कॉस्ट इज नेट प्रॉफिट। टोटल कंट्रीब्यूशन आता है जी आपका यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यूनिट सोल्ड कितने हैं जी आपके? 2500, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इट विल बी प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट कितनी है? प्राइस पर यूनिट इज 45, ये आ रही है जी। प्राइस पर यूनिट इज 45 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, लेबर 7 रुपए, मटीरियल 12 रुपए, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 4 रुपए, और कोई सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं? कोई और वेरिएबल एक्सपेंस है? यस, देयर इज सेलिंग एक्सपेंस। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है जो कि 10% ऑफ सेल वैल्यू है। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस आपका यहां पे बनेगा 10% ऑफ 45। ये सेल वैल्यू है ना, इसका 10%। तो जनाब यहां से आप कंट्रीब्यूशन बना लीजिए। दोबारा देख लीजिए, ये है आपकी प्राइस, लेबर, मटीरियल, वेरिएबल ओवरहेड एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम प्राइस टू डिटरमिन कंट्रीब्यूशन। जी टोटल कंट्रीब्यूशन 43,750, ये कंट्रीब्यूशन है। और फिक्स कॉस्ट की बात करें तो हमें कहा गया है हमारी फिक्स कॉस्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड 25,000। फिक्स कॉस्ट में प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों आने हैं भाई। 25,000 प्रोडक्शन है, 15,000 नॉन प्रोडक्शन है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी 40,000 है। 25,000 प्लस 15,000, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट 40,000 है। और यहां से आपका नेट प्रॉफिट आता है 3,750, ये आपकी फिक्स कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट आपका। यहां पे फिर नोट कीजिएगा, जब आप प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर रहे हैं तो तमाम प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट यहां पे लेस होती हैं। ये प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट है, ये सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरह कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट लेस कर रहे हैं तो ये प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट है, ये सेलिंग फिक्स कॉस्ट है। तमाम फिक्स कॉस्ट वो प्रोडक्शन है, नॉन प्रोडक्शन है, सारी कंट्रीब्यूशन में से लेस की जाएगी। तमाम वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की कैलकुलेशन में प्राइस में से डिडक्ट होती हैं। तमाम वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में प्राइस में से डिडक्ट होती हैं, और तमाम फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूशन में से डिडक्ट होती हैं। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट 25,000, सेलिंग की फिक्स कॉस्ट 15,000। ये जी हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत P&L आ गया। ये तो सिंपल सा फॉर्मेट था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट सीखते हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग की लर्निंग से थोड़ा फर्क होने वाला है। अकाउंटिंग की लर्निंग के मुताबिक अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर्मेट आपके सामने लाऊं तो इट इज सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में वैसे तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक है नहीं, लेकिन मैं ओपनिंग स्टॉक भी अगर ले आऊं, ओपनिंग स्टॉक एड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, यहां पे हमने लिया था वेरिएबल मार्जिनल कॉस्टिंग में था वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन यहां पे इधर फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। इसमें से लेस होती है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो सेल्स में से ये इन वैल्यूज का आप सम करते हो तो ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स बन रहा होता है।
तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स आपकी अगर वैल्यू ए है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू बी आ रही होती है, तो ए माइनस बी आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करते हो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग, एडमिन, सारी कॉस्ट यहां पे लेस की जाती हैं और यहां पे आपको नेट प्रॉफिट मिल जाता है। ये फॉर्मेट वही है जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा, कोई फर्क है इसमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लर्निंग से कोई डिफरेंस है यहां पे अभी तक? अभी तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक एडजस्टमेंट आनी है जो मैंने आपसे कहा, वो मैं एडजस्टमेंट आपसे भी शेयर करूंगा। पहले हम डाटा डालना शुरू करते हैं जो हमें समझ आते हैं। सेल्स की फिगर, रेवेन्यू, कितने यूनिट बेचे? 2500। किस प्राइस पे बेचे? 45। रेवेन्यू 1,12,500। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे है नहीं, मैंने तो वैसे यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन सिर्फ फॉर्मेट की कंप्लीशन के लिए, अदरवाइज इधर ओपनिंग स्टॉक ये लिखने की जरूरत हमें थी नहीं। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, अब यहां पे आई थिंक इन चैप्टर 3 वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग। जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट या फुल प्रोडक्शन कॉस्ट का जिक्र करते हैं, तो वहां पे आपको बताया गया था तमाम वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एक्चुअल ली जाती हैं, लेकिन फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब ली जाती है। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक तरीका तो है कि आपको यहां पे फुल प्रोडक्शन कॉस्ट 30 रुपए गिवन है, जिसमें फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बेसिस पे शामिल है। तो आप सिंपली 30 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं? 3000। तो जनाब ये फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 90,000। इसमें से लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास है कितने जी? 3000 में से 2500 बेचे, 500 पड़े में हैं, 500 यूनिट्स पड़े में हैं, और ये क्लोजिंग स्टॉक भी 30 रुपए पे फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू होगा 15,000। अच्छा, अब जरा यहां पे ब्रेक लगाइए, यहां पे मुझे फर्क बताने की जरूरत है आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इस यहां पे फर्क क्या आ गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जब पीएनएल में फुल प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हो, उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों कंपोनेंट होते हैं, और ये दोनों कंपोनेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल लिए जाते हैं। लाइक अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पीएनएल बना रहा होता तो मैं 7 जमा 12 19 जमा 4 23 23 रुपए इंटू 3000 लेता, कितने बनते हैं ये? 69,000। और फिक्स्ड कॉस्ट में एक्चुअल बेसिस पे लेता 25,000। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं फुल प्रोडक्शन कॉस्ट लेता कितना जी? 94,000। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्योंकि हमें ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड का कॉन्सेप्ट, एब्जॉर्प्शन रेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो एब्जॉर्प्शन रेट का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता ना। एब्जॉर्प्शन की टर्म आपने जरूर पढ़ी थी, लेकिन एब्जॉर्प्शन का जो मेथड है, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ये आपने नहीं सीखा था। वहां पे एब्जॉर्प्शन की टर्म आपको बताई गई थी सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करना और उसको प्रोडक्ट कॉस्ट में डाल देना, ये एब्जॉर्प्शन है। लेकिन यहां पे हम बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना और प्रोडक्ट कॉस्ट में डालना एस्टिमेटेड बेसिस पे, ये एब्जॉर्प्शन है। फर्क सिर्फ आ गया एस्टिमेट का, वहां पे एक्चुअल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में डाला जाता था, जबकि यहां पे हम एस्टिमेटेड एब्जॉर्प्शन रेट की बेसिस पे कॉस्ट को डाल रहे हैं। तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी ये आई है जनाब, आती है पीएनएल में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन हमने मार्जिनल कॉस्टिंग, जब हमने
कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत P&L बनाया, तो ये तो मैंने एक्चुअल बेसिस पे ही ली, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया। लेकिन ये मैंने एब्जॉर्प्शन बेसिस पे ले लिया, मेरा एब्जॉर्प्शन का रेट था 7 इंटू 3000, 21,000। मैंने कितनी टोटल कॉस्ट ले ली वहाँ पे? 90,000। ये डिफरेंस है फाइनेंशियल और मार्जिन कॉस्ट अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं P&L बनाता मैं 94 लेता, लेकिन मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में P&L बनाया, मैंने 90 ली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग P&L और कॉस्ट अकाउंटिंग P&L, ये डिफरेंस है जी। मेरा स्कोप यहां पे है, ये आप ऑलरेडी सीख के आए हुए हो, इससे कोई डिसएग्रीमेंट है को मुझे बताए। ये जो बात मैंने लिखी है इससे किसी बच्चे को एतराज़ है, कोई बात करें जी हमने ऐसा नहीं सीखा या ऐसा नहीं होता, तो बात करें जी। मैं सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, बनता तो साल के एंड पे है P&L। मेरे पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड तो हैं, फिर मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड बेसिस पे क्यों ले रहा हूँ? हम एस्टिमेटेड बेसिस पे लेते हैं क्योंकि जो एक्चुअल और एस्टिमेटेड का डिफरेंस है वो मुझे यहाँ पे अलग से दिखाना होता है कॉस्ट अकाउंट। मैंने कहा था ना कि एडजस्टमेंट का फर्क है, वो एडजस्टमेंट यही है कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप यहाँ पे ही एस्टिमेट, यहाँ पे ही एक्चुअल ले लेते हो, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में यहाँ पे मैं एस्टिमेटेड लूंगा, और उसका जो डिफरेंस है ना, जो होता है ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड। यहां पे देखो ये एक्चुअल है, ये एब्जॉर्ब्ड है, ऐसा ही है, और मेरे ये ओवर है या अंडर है? अंडर एब्जॉर्ब्ड है। मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड। एक्चुअल खर्चा 25,000 हुआ, मैंने प्रोडक्शन को 21,000 चार्ज किया, अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब प्रोडक्शन को खर्चा कम चार्ज हुआ। P&L एक्चुअल बेसिस पे बनना चाहिए, बात आपकी ठीक है। यहां पे खर्चा कम चार्ज हो गया है, जो कम चार्ज हुआ है वो डिफरेंस यहां पे चार्ज कर दो, 4,000 एक्चुअल पे पहुंच गए, वापस P&L एक्चुअल हो गया, बस प्रेजेंटेशन थोड़ी फर्क है, ठीक है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इधर ही 94,000 दिखा देते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में इधर 90 दिखाएंगे, 4,000 अलग दिखाएंगे। ये मेरे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ऐड होते हैं, अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड होते तो लेस हो जाते। इधर ओवर एब्जॉर्ब्ड होता तो यहां पे मुझे लेस करना पड़ता। लीजिए जी, ये कहानी है, सिर्फ ये फर्क है, यहां पे आपने एस्टिमेटेड ओवरहेड लिए और उसकी वजह से ये आपको ओवर या अंडर एब्जॉर्ब यहां पे एडजस्टमेंट डालनी पड़ी। लीजिए जी, यहां से कॉस्ट ऑफ सेल बताइए कितना बना? 79,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बना? 33,500। और नेट प्रॉफिट के लिए नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करनी है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी है 15,000 फिक्स्ड प्लस 10% ऑफ सेल्स 1,12,500। टोटल कितनी होगी? ये 11,250 जमा 15,000, 26,250। तो 26,250 यहां पे लेस करें तो नेट प्रॉफिट आ गया 7,250। दीजिए जी, ये हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत P&L आ गया। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का P&L 3750, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का P&L 7250। दोनों मेथड्स के तहत प्रॉफिट फर्क आ रहा है, सेम कंपनी सेम पीरियड। जुलाई का महीने का P&L, इधर फर्क इधर फर्क, ठीक है जी, लेकिन बहरहाल दोनों P&L का फॉर्मेट आपके सामने है। एनी क्वेश्चन? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग P&L पे पहली एग्जांपल हमने देखी जी बेटा। हर साल ये एडजस्टमेंट आया करेगी बेटा। हमने सिर्फ ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट डालनी है, ठीक है, हमने सिर्फ ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट डालनी है। दिस इज द ओनली एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन P&L। कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत P&L बनाते हुए हमने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में ओवरहेड एब्जॉर्ब लेने हैं और ओवर अंडर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट अलग से शो करनी है। ओवर अंडर एब्जॉर्ब क्या होते हैं? एक्चुअल ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ये फर्क है। इसमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड चार्ज हुए हैं, एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करेंगे, ओवर अंडर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट यहाँ पास करेंगे, दैट्स इट। स्टॉक्स में जो फर्क आ गया ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन की वजह से, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर भी सिर्फ एडजस्टमेंट यही होगी भाई, इसमें हमने कितने ओवरहेड चार्ज किए हैं,
एक्चुअल ओवरहेड कितने हुए हैं। जैसे यहां पे किया, कितने ओवरहेड हमने यहां चार्ज किए हैं, एक्चुअल कितने हो गए। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में ओवरहेड की कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट में फॉर द ईयर में की जाती है। जी बेटा, जी बेटा, कल के लेक्चर से एक सवाल है, जी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 11, लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन 11, उसमें सवाल है आपका। जी बेटा, क्या इश्यू है इसमें? सॉल्यूशन में आ जाइए जी। सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है? टाइपो है, आप गलती कह रहे हैं। कहां पे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में ये जो 6 आ रहा है, आप ये कह रहे हैं यहाँ 6 नहीं 9 होना चाहिए। बेटा मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये मैंने को पास पेपर क्वेश्चन ही उठाया हुआ था, हो सकता है उसमें टाइपो एरर हो, मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नीचे और भी प्रॉब्लम है? वो तो सारी बात है, एक वैल्यू गलत होगी तो आगे तो कैलकुलेशन तो सारी बदल ही जानी है ना, मैं इसको चेक कर लूंगा। ठीक है, तो अगर आप सब एग्रीड हैं तो ये गलती है, तो फिर टाइपो एरर होगी, देख लेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।